So, Assalamu alaikum. Let's resume our class. This is going to be our lecture 4 for physical quantities and SI units. और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था दैट वाज अबाउट होमोजेनिटी। और उसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि दैट वी आर डन विद दिस टॉपिक। और अब जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं दैट मीन्स वी शुड नाउ अटेम्प्ट past paper questions, both MCQ and theory type, right? So these are some questions with us और हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द इजी वंस फर्स्ट। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इजी क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहें। तो ये जैसे आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। आइए इस क्वेश्चन नंबर 3 को आपस में सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं व्हाट आर द SI बेस यूनिट्स ऑफ EMF। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के SI बेस यूनिट्स बताइए, ठीक है। और आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। अब आप में से बच्चे किस तरह से इस क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे, किस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करता, मेरी क्या टेक्निक होती। मैं सबसे पहले रिकॉल करता कि EMF का फॉर्मूला क्या है। EMF का फॉर्मूला मुझे याद है। EMF का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। व्हाट इज इट? इट इज वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। और अगर आपको याद नहीं है सो डोंट गो हार्ड ऑन योरसेल्व्स, आपको याद हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। ये आपने ओ लेवल में पढ़ा है दैट EMF इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और अगर अभी नहीं याद आ रहा, AS में आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी, राइट। अच्छा, अब वर्क के बारे में सुने। वर्क का यूनिट होता है फोर्स, सॉरी वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपने ओ लेवल में पढ़ा है कि वर्क किसके बराबर होता है। वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के। और एक और चीज आपने ओ लेवल में एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि चार्ज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। अब मेरे लिए ये सवाल बहुत आसान हो गया है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ फोर्स का, डिस्टेंस का, करंट का और टाइम का, इन चारों चीजों का यूनिट रखना है और मेरे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखें, फोर्स का यूनिट मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, ये होता है kg/m²। अगर आपको फोर्स का यूनिट याद नहीं आ रहा तो आप पिछले लेक्चर में जाकर फोर्स का यूनिट वहां से कॉपी कर सकते हैं। डिस्टेंस का यूनिट ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है और लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। इसके बाद करंट, हम सब जानते हैं करंट एक बेस क्वांटिटी है और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। और टाइम दोबारा से एक बेस क्वांटिटी और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं तो देखें क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो मेरे पास केजी बच गया। अब जरा इक्वेशन में देखकर बताएं न्यूमरेटर पे मेरे पास कितने मीटर्स हैं। आई हैव 2 मीटर्स, मीटर मीटर और मीटर मीटर, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, ये दोनों मीटर्स मिलकर बन जाएंगे मीटर स्क्वायर, राइट। ये बन जाएंगे मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ऊपर S-2 मौजूद है मेरे पास और नीचे S है। जब नीचे वाला S ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा S-1। सो दैट मीन्स मेरे पास हो जाएगा S-2 एंड S-1। सो द टोटल पावर ऑफ S विल नाउ बी S-3, राइट। देखे ना क्या किया मैंने, नीचे वाला S को ऊपर भेज दिया, नीचे वाला S ऊपर जाकर बन जाएगा -1 और ऊपर -2 पहले से था S के साथ। सो S-2 एंड S-1 टुगेदर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा S-3। इज दैट राइट? अच्छा जी, आप पहले से जवाब बता चुकी हैं, वेरी गुड। ए के साथ ए को भी ऊपर भेज दें, ए ऊपर जाएगा -1। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है kg m² S-3 a-1। तो kg m² S-3 a-1 के हिसाब से जो सही जवाब आ रहा है दैट इज एक्चुअली बी, राइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर था बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। जानबूझ के हमने इजी वाला क्वेश्चन पहले निकाला और अब आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी कुड हैव यूनिट्स ऑफ न्यूटन S²m-1। कह रहे हैं ये जो वैल्यू दी हुई है आपको, न्यूटन S²m-1, कह रहे हैं ये किसका यूनिट हो सकता है। न्यूटन S²m-1 किसका यूनिट हो सकता है? क्या जवाब हो सकता है इसका? क्या ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है? क्या ये फोर्स का यूनिट होता है? क्या ये मास का यूनिट होता है? या ये मोमेंटम का यूनिट होता है? हमें तो नहीं पता कि ये किसका यूनिट है। हम तो उसको पहली बार देख रहे हैं। इनफैक्ट मी बीइंग अ टीचर मुझे भी नहीं पता ये किसका यूनिट है। एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको सॉल्व करें। सर इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बेस यूनिट्स के अंदर। अब आप पूछेंगे सर ये बेस यूनिट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है? बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो जो यूनिट आपको दिया हुआ है ना, वो आप एज इट इज दोबारा कॉपी कर लो। आपको क्या यूनिट दिया हुआ है? न्यूटन सेकेंड स्क्वायर m-1, राइट। अब आप पता है क्या करो, आप न्यूटन की जगह, आपको भी पता है न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। और फोर्स का ये तो एसआई यूनिट है। देखिए दो चीजें बताई थी, एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है बेस यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, यस आई एक्सेप्ट। लेकिन फोर्स का बेस यूनिट क्या है? फोर्स का बेस यूनिट होता था केजी
एम एस माइनस टू, राइट। अब आप क्या करें, ये जो एस स्क्वायर है इसको आप एज इट इज कॉपी कर दें, और ये जो एम माइनस वन है इसको भी आप एज इट इज कॉपी कर दें। अब आपको कुछ कुछ पिक्चर क्लियर होना शुरू होगी। ये देखें बेटा, क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पे एस की पावर माइनस टू और यहाँ पे एस की पावर टू है। देखिए मैथ्स आपको आती है, अगर एक वेरिएबल की पावर है लेट्स से टू और एक वेरिएबल की पावर है माइनस टू, तो आपको भी पता है जब आप इनको सेम कॉमन वेरिएबल बनाएंगे तो टू माइनस टू इट विल बी पावर जीरो, एंड एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है बेटा, एनीथिंग टू द पावर जीरो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वो वन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये आसानी से कह सकता हूँ कि एस की पावर माइनस टू और एस की पावर प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इनकी जगह वन बच जाएगा तो उनको कैंसिल कर दो। अच्छा एक और चीज नोट करो, एन की पावर वन और एन की पावर माइनस वन भी आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, आपके पास सिर्फ बचा केजी। और आप अच्छे से जानते हैं कि केजी किस क्वांटिटी का यूनिट है, केजी मास का यूनिट है। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब है सी। इन्होंने इस सवाल में हमसे क्या पूछा था, मैं एक बार फिर से बता दूं। इन्होंने हमसे पूछा था विच फिजिकल क्वांटिटी could have यूनिट्स ऑफ न्यूटन, एस स्क्वायर एम माइनस वन, किस क्वांटिटी का ये यूनिट हो सकता है। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे सामने क्या जवाब आया, हमारे सामने जवाब आया केजी। और केजी किसका यूनिट है मेरे बच्चों, केजी यूनिट है मास का। सो इज दैट क्लियर, ये सवाल समझ आ गया होगा आई एम श्योर। परफेक्ट। इस सवाल को भी कर लेने के बाद हम अब मजीद कुछ सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम इजी डिफिकल्ट हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। अब जैसे ये एक मजे का सवाल है, इसको हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। देखिए हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बड़ा जबरदस्त सिंबल इन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत सारे बच्चों को इस सिंबल का नाम नहीं पता होता। ये जो इस तरह से यू के स्टाइल में सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को प्यार से बोलते हैं म्यू। हाउ टू प्रोनाउंस इट, वी प्रोनाउंस इट म्यू। तो इस सिंबल को म्यू कहते हैं। अच्छा खैर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द मोबिलिटी म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स traveling through a metal conductor can be calculated using the equation mu is equal to E upon mt. By the way ये सिंबल टॉ कहलाता है, ये भी एक ग्रीक लेटर है। आई होप यू नो व्हाट आर ग्रीक लेटर्स। ये जो लेटर है ना म्यू, और एक और लेटर है टॉ, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों ग्रीक लेटर्स हैं, राइट। खैर ये कह क्या रहे हैं, अब देखें आपसे सवाल में क्या पूछा गया। सवाल में कह रहे हैं E is the charge on an electron and m is its mass. The average time between the collision of an electron with the atoms in the metal is tau. आगे आपसे कह रहे हैं व्हाट आर द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ म्यू। बेटा म्यू का एसआई बेस यूनिट निकालना है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है ई, एंड ई इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट। ये देखिए ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को। तो ई की जगह आप लिख देंगे एम्पियर सेकंड, क्योंकि चार्ज का बेस यूनिट क्या होता है बेटा, चार्ज का बेस यूनिट होता है एम्पियर सेकंड। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है एम इज इट्स मास, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय, बराबर में लिखा हुआ है टॉ। टॉ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉ एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, देखें केजी डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है। ये देखें ए बच रहा है आपके पास, एस मल्टीप्लाइड बाय एस, आपके पास दो एस हैं न्यूमरेटर में, अगर आप गौर करें तो एस 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 स्क्वायर हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर वाला केजी ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो वो बन जाएगा केजी टू दी पावर माइनस वन। तो आपका जो सही जवाब आ रहा है इस सवाल का, वो आ रहा है ए एस स्क्वायर के जी माइनस वन। इस हिसाब से विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए एस स्क्वायर के जी माइनस वन के हिसाब से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आपने हैंडल करना था, अटेम्प्ट करना था। क्लियर है। अब जैसे ये वाला सवाल देख लें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके हु इज दिस, सिमरा। सिमरा आई एम सो सॉरी बेटा, वन सेकंड। तो भाई इस सवाल में आपसे कहा गया है कि रेजिस्टेंस का यूनिट निकालें। रेजिस्टेंस का यूनिट कैसे निकालेंगे मैं आपको भी सिखा देता हूँ, बहुत आसान है। देखो ओम्स लॉ हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। एवरी स्टूडेंट हु हैज डन ओ लेवल्स नो दिस फॉर्मूला, कि रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब जरा हम चलते हैं आगे, सुनो। बहुत सारे बच्चों को वोल्टेज का यूनिट डायरेक्टली याद होता है, जिसको डायरेक्टली याद है वो यहाँ पे लिख दे। जिसको करंट का यूनिट तो खैर इजी है, एम्पेयर। अब मेजॉरिटी 90% बच्चों को मैंने नोटिस किया है कि पेपर के दिनों में वोल्टेज का यूनिट डायरेक्टली याद नहीं होता। ठीक है, हु रिमेंबर्स द एसआई बेस यूनिट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का एसआई यूनिट तो सबको याद है, एसआई यूनिट इज वोल्ट्स, लेकिन बेस यूनिट याद नहीं आ रहा होता। तो बेस यूनिट डिराइव करना मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो साइड में चलते हैं,
और साइड में चल के हम वोल्टेज का बेस यूनिट डिराइव करते हैं। देखो वोल्टेज बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज के, और वर्क खुद बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, और चार्ज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। अगर मैं फोर्स की जगह रख दूं kg/m/2, डिस्टेंस की जगह रख दूं मीटर, करंट की जगह एम्पेयर, और टाइम की जगह सेकंड, और जब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूँ, ये बन जाएगा kg m2s-3 a-1। तो ये मैंने क्या हरकत की, ये मैंने एक्चुअली किसका यूनिट डिराइव कर लिया, ये मैंने वोल्ट्स का यूनिट डिराइव कर लिया, वोल्टेज का यूनिट डिराइव कर लिया। अब जब आप वोल्टेज का यूनिट डिराइव कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दें kg m²s-3 a-1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखा है बेटा, नीचे करंट लिखा है, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, देखो ये वाला एम्पियर ऊपर भेज दो आप, ऊपर बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, kg m²s-3। अच्छा, एम्पेयर -1 है ना ऊपर, और ये नीचे वाला भी जब एम्पेयर ऊपर चला जाएगा ये भी -1 बन जाएगा। तो एम्पेयर -1, एम्पेयर -1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम्पेयर-2। सो द राइट आंसर इज kg m²s-3 एम्पेयर-2। नाउ विच डू यू थिंक इज द राइट आंसर, ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही लग रहा है? अगर हम कंपैरिजन करें तो जो मेरे ख्याल से सबसे सही जवाब है, दैट इज kg m²s-3 डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। मैं देख लेता हूँ एक कोई और अगर छोटा सा सवाल हम मीनवाइल कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं विच टू यूनिट्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कौन से यूनिट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है? ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हैं। अब हमें क्या पता कौन से यूनिट्स इक्विवेलेंट हैं और कौन से यूनिट्स इक्विवेलेंट नहीं है, हमें कैसे पता? तो हमें एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले, यस, मीनिंग नॉट होमोजेनस, एग्जैक्टली, कौन से होमोजेनस नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले को हम ओपन करेंगे, लेफ्ट वाले क्वेश्चन को ओपन करेंगे, यूनिट को, और ओपन करने के बाद वो किसके बराबर आएगा, या राइट वाले के। हमें ढूंढना है कि कौन सा वाला बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो पहले हम फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करते हैं, न्यूटन मीटर। अच्छा, जब मैं न्यूटन मीटर को ओपन करूंगा ना, तो देखो न्यूटन खुद होता है kg/m², न्यूटन फोर्स है ना बेटा, फोर्स क्या होती है kg/m², और बराबर में लिखा हुआ है मीटर, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा kg m2s-2। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन मीटर बराबर आ रहा है kg m2s-2 के, इसका मतलब ये दोनों, आप बताओ इक्विवेलेंट है या नहीं है? ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि जब मैंने न्यूटन मीटर को ओपन किया वो बराबर आ गया kg m2s-2 के। इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। उसने मुझसे इक्विवेलेंट वाले नहीं मांगे, नॉट इक्विवेलेंट वाले मांगे। तो हमें ए के बाद क्या ट्राई करना पड़ेगा, हमें ए के बाद ट्राई करना पड़ेगा बी। नीचे बी ट्राई करता हूँ मैं, उसकी वर्किंग में ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड को ओपन करते हैं, न्यूटन खुद होता है kg/m²- मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो ये बन जाएगा kg/m²- और +1, तो ये बन जाएगा -1। तो इसका मतलब बेटा ये वाले भी इक्विवेलेंट हैं। न्यूटन सेकंड को जब मैंने ओपन किया वो किसके बराबर आ रहा है, वो kg/m²-1 के बराबर आ रहा है। तो बी इज नॉट द आंसर। अगेन मुझे इक्विवेलेंट वाला नहीं ढूंढना, मुझे नॉट इक्विवेलेंट वाला ढूंढना है। सो आई हैव टू ट्राई MCQ C। ये वाली वर्किंग में इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सी ट्राई करते हैं, सी कैसे ट्राई करेंगे, सी ट्राई करते हैं जूल सेकंड-1। अच्छा, जब आप जूल को ओपन करेंगे तो जूल होता है kg m2s-2 के। आप शायद सोच रहे हो सर आपको कैसे पता कि जूल kg m2s-2 होता है? बहुत आसान जवाब है। एक्चुअली आपका जो जूल है ना वो वर्क का यूनिट है, और वर्क का यूनिट याद होता है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय s-1, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो kg m2s-3। इसका मतलब इत्तेफाक से सी भी इक्विवेलेंट है। तो भाई जब ए भी इक्विवेलेंट है, बी भी इक्विवेलेंट है, सी भी इक्विवेलेंट है, तो कौन सा इक्विवेलेंट नहीं हुआ? इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब है डी। राइट? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।